नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम है। संत कबीर नगर टेक्सटाइल योजना को लेकर समीक्षा करेंगे। विद्युत फ्लैट रेट योजना का प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम आवास पर। बता दें कि प्रेजेंटेशन और इसके साथ ही सड़कों की गड्ढा मुक्ति के संबंध में भी बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सड़कों की गुणवत्ता को भी जांचा जाएगा और संत कबीर नगर टेक्सटाइल योजना को लेकर समीक्षा बैठक। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम है, जहां संत कबीर नगर टेक्सटाइल योजना को लेकर समीक्षा करेंगे और विद्युत फ्लैट रेट योजना का प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी सीएम आवास पर। प्रेजेंटेशन को देखा जाएगा। सड़कों की गड्ढा मुक्ति के संबंध में बैठक करेंगे सीएम योगी। संत कबीर नगर टेक्सटाइल योजना को लेकर समीक्षा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम है। संत कबीर नगर टेक्सटाइल योजना को लेकर समीक्षा करेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गौतम बुद्ध नगर जिले में सेक्टर 14A स्थित बता दें कि गौ आश्रय का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और जिलाधिकारी मेघा रूपम भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने गौपालकों द्वारा गाय को खिलाए जा रहे चारे की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। उन्होंने पाया कि कुछ जगह गायों को पुराना और बासी चारा दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने चारे को हाथ में लेकर उसकी बता दें कि जांच की और कहा कि भैंस तो खा लेगी, लेकिन अगर चारे में थोड़ी भी गंध होगी तो गाय उसे छुएगी भी नहीं। गौतम बुद्ध नगर की पूरे जनपद की हमारी जो केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा बैठक भी है, स्थलीय निरीक्षण भी है। तो आज हमने सेक्टर 14 में गो आश्रय केंद्र का निरीक्षण किया है और गौएं बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर रह रही हैं, उनकी सेवा हो रही है। कुछ सुधार के हमने निर्देश दिए हैं। माननीय सांसद जी हमारे साथ हैं, आदरणीय महेश शर्मा जी, हमारे अध्यक्ष जी, सब लोग पूरी टीम है और सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। चारा मिला उसमें क्या कमी पाई? देखिए, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है और भी बेहतर सुविधाएं मिले गौ माता को, इसके लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट। हापुड़ पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर होने वाले सेवा कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता समाज सेवा में जुटेंगे। साथ ही भूपेंद्र ने वोट चोरी को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वोट चोरी की शुरुआत इंदिरा गांधी के समय से हुई थी। लंबे समय से जो कांग्रेस पराजय की स्थिति में गई है उससे वो कुंठा में है और इस प्रकार के अनावश्यक आरोप लगा। अभी तक कोई ऐसा सबूत कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई लिखित में चुनाव आयोग में किसी को जिस तरह के घटनाक्रम प्रदर्शित होता है। वोट चोरी में इतिहास में एक व्यक्ति पकड़ना आया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चुनाव 1971 का लोकसभा चुनाव 1975 में हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और वोट चोरी के जो भी आरोप थे वो सही पाए गए और उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसाधनों का दुरुपयोग करके, सरकार का दुरुपयोग करके चुनाव जीता। तो ये वोट चोरी करने वाले लोग जो कोर्ट से आरोपित नहीं दोषी हैं, ऐसे दोषी लोग एक अनावश्यक टिप्पणी करके समाज में लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और ये निश्चित रूप से लोकतंत्र का में जनादेश का अपमान है। तो राहुल गांधी लगातार न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। अब न्यूट्रोजन बम या हाइड्रोजन बम की तो फोड़ने के बाद स्थिति क्या होती है, तो वो किसका सर्वनाश करना चाहते हैं तो वो जानते हैं। लेकिन वो केवल इस प्रकार के नकारात्मक बयान देकर सनसनी पैदा करना चाहते हैं, खबरों में रहना चाहते हैं। उनके पास कुछ नहीं। जनता कांग्रेस के चाल चरित्र तो सब समझ चुकी है और कांग्रेस लगातार पिछले आप देखेंगे 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव, कांग्रेस को जो सीटें मिली वो सीटें स्थानीय दलों पर जो उनका गठबंधन है उनके कंधे पर चढ़ के उन्हें सीटें मिली। अकेले कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ी थी, 2 सीटें विधानसभा की उन्हें मिली।
तो कांग्रेस की स्थिति जग जाएगी। कांग्रेस भ्रमित है और कांग्रेस के लोग ये तय नहीं कर पा रहे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि जल शक्ति मंत्री का आज 2 दिवसीय का प्रयागराज का दौरा है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का 2 दिन का दौरा है। विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे जल शक्ति मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय के दौरे पर रहेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और इसके साथ ही समीक्षा बैठक करेंगे, जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे जल शक्ति मंत्री और इसके साथ ही बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां बता दें कि विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे जल शक्ति मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जल शक्ति मंत्री का 2 दिवसीय प्रयागराज का दौरा है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का 2 दिन का दौरा है। प्रयागराज का तमाम तैयारियां की गई हैं दौरे को लेकर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से। इसके साथ ही बता दें कि विभिन्न बैठकों में भी हिस्सा लेंगे जल शक्ति मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे जल शक्ति मंत्री और तमाम व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से और विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेंगे जल शक्ति मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का प्रयागराज का 2 दिन का दौरा है। दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं प्रशासन की ओर से। पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि जल शक्ति मंत्री बता दें कि तमाम बैठकों में भी हिस्सा लेंगे, जहां बैठक में कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श और तमाम जरूरी दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे। बांदा से बड़ी खबर है, जहां मंत्री नंदगोपाल का बांदा का दौरा है। 2 दिन तक बांदा में रहेंगे मंत्री। शाम को पहुंचेंगे सर्किट हाउस और इसके साथ ही कनवारा में लगाएंगे जन चौपाल, जहां लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही 2 दिन तक बांदा में रहेंगे मंत्री और तमाम जरूरी अहम चीजें भी इस दौरे के दौरान देखने को मिलेगी। बता दें कि मंत्री नंदगोपाल का बांदा का दौरा है और 2 दिन तक बांदा में रहेंगे मंत्री और तमाम तैयारियां की गई हैं। शाम को पहुंचेंगे सर्किट हाउस, जहां बता दें कि जन चौपाल लगाई जाएगी और लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। इसके साथ ही मंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री नंदगोपाल का बांदा का दौरा है। 2 दिन तक बांदा में रहेंगे मंत्री और इसके साथ ही शाम को पहुंचेंगे सर्किट हाउस, जहां और लगाएंगे जन चौपाल और जन चौपाल के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। इसके साथ ही मंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां मंत्री का बांदा का दौरा है और इसके साथ ही बता दें कि दौरे को लेकर तमाम तैयारी की गई है। 2 दिन तक बांदा में ही रहेंगे मंत्री और शाम को पहुंचेंगे सर्किट हाउस। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बिजली चोरी पर पुलिस की सख्ती और डीजीपी ने जारी किया है बड़ा आदेश और इसके साथ ही पुलिसकर्मी डिफ्यूजन पर तैनात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ड्यूटी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बता दें कि डीजीपी ने जारी किया है आदेश और पुलिसकर्मी डिफ्यूजन पर तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिजली चोरी पर पुलिस की सख्ती नजर आ रही है और डीजीपी ने सख्ती बरतते हुए बता दें कि आदेश जारी किया है, जहां पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ड्यूटी तैनात की गई है। डीजीपी द्वारा यह आदेश जारी किया है, जहां बता दें कि बिजली चोरी को लेकर पुलिस अब काफी ज्यादा सख्त और एक्शन में नजर आ रही है, जिसके बाद पुलिस की तैनाती की गई है और इसके साथ ही बिजली चोरी पर पुलिस एकदम सख्त नजर आ रही है। सबकी बड़ी खबर आपको बता दें, डीजीपी ने आदेश जारी किया है। क्राइम सीन मैनेजमेंट और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने में अब कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध की जांच के लिए बड़ा कदम उठाया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने हत्या, बलात्कार और गंभीर अपराधों के मामले में क्राइम सीन को सुरक्षित करने और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की है। इस एसओपी में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया गया है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध जांच को और अधिक वैज्ञानिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने राजधानी लखनऊ में क्राइम सीन मैनेजमेंट और फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन के लिए नई एसओपी जारी की। इस एसओपी को विशेष रूप से हत्या, दुष्कर्म,
पॉक्सो और आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों के लिए तैयार किया गया है। नई प्रक्रिया के तहत अपराध स्थल को तत्काल सुरक्षित करना होगा और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में साक्ष्य संकलन किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे घटना स्थल की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य कर दी गई है। यह SOP भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176 प्रावधानों को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तकनीकी शाखा सेवा के निर्देशन में राजधानी स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने इसे तैयार किया है। इसमें हर स्तर के पुलिस अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी साफ साफ तय की गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे और साक्ष्य संकलन में किसी भी तरह की चूक न हो। नई SOP खास तौर पर उन अपराधों पर केंद्रित है जिनमें 7 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है। हत्या, दुष्कर्म, यौन अपराध, आतंकवाद और संगठन अपराध जैसे मामलों में अब पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि मौके को तुरंत सुरक्षित किया जाए। DGP ने साफ किया है कि अपराध की शुरुआती जांच में लापरवाही से केस कमजोर हो जाता है और दोषी छूट जाते हैं। ऐसे में हर अधिकारी को SOP का पालन करना ही होगा। DGP ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि SOP के पालन में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। थाना स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों तक हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस SOP के जरिए पुलिस कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक सबूत आज अपराध जांच की रीढ़ बन चुके हैं। DNA सैंपल, फिंगरप्रिंट, डिजिटल डेटा और घटना स्थल की वीडियोग्राफी से ही कोर्ट में मजबूत चार्जशीट पेश की जा सकती है। SOP का मकसद है कि अपराधियों को तकनीकी और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर सजा दिलाई जाए। यही वजह है कि हर जिले में फॉरेंसिक टीम की भूमिका को बढ़ाया गया है। इस SOP से आम जनता को भी राहत मिलेगी क्योंकि अपराध की जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी। पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीदें मजबूत होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस SOP से उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि और बेहतर होगी और कोर्ट में अपराधियों के खिलाफ सबूत मजबूत बनेगी। DGP ने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया से जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा और कानून व्यवस्था की नींव और सुदृढ़ होगी। DGP राजीव कृष्ण के निर्देशों ने साफ कर दिया कि अपराध स्थल पर पुलिस की पहली जिम्मेदारी अब सिर्फ FIR दर्ज करना नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से सबूत जुटाना भी होगा। आने वाले दिनों में ये SOP न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली बदलेगी बल्कि अपराधियों को सजा दिलाने की राह भी आसान बनाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जमीनी स्तर पर थाना पुलिस इस SOP को कितनी गंभीरता से अपनाती है और अपराध की जांच में किस तरह का बदलाव आता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की नई SOP अपराध जांच में तकनीकी सबूत और फॉरेंसिक की अहमियत को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह प्रक्रिया अब पुलिसिंग का नया चेहरा तय करेगी। सवाल यही है क्या इसका असर अदालतों में दोषियों की सजा पर दिखाई देगा? यही हमारे लिए आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती और उम्मीद होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RN TV नेशनल और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। गंभीर अपराधों की जांच के लिए पुलिसकर्मी अब घटना स्थल पर बता दें कि दस्ताने, मास्क और जूता कवर पहनकर ही प्रवेश कर सकेंगे। DGP राजीव कृष्ण ने गंभीर अपराधों की जांच को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि घटना स्थल पर बता दें कि लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने के बाद ही घटना स्थल को पूरी तरह से सील किया जाए। घटना स्थल पर प्रवेश और व निकासी के लिए बता दें कि एक ही मार्ग बनाया जाए और DGP ने यह भी स्पष्ट किया है कि 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। घटना में बता दें कि संबंधित थाना प्रभारी फॉरेंसिक जांच के लिए टीम बुलाएंगे और उससे पहले घटना स्थल को सुरक्षित किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य को जुटाने के साथ साथ घटना स्थल की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी करेगी और उन्होंने फोटो और वीडियो बनाने को लेकर भी स्पष्ट किया है कि छोटे छोटे से साक्ष्यों के भी फोटो और वीडियो बनाई जाए। DGP राजीव कृष्ण ने गंभीर अपराधों की जांच के लिए बता दें कि SOP जारी की है और इसके साथ ही पुलिसकर्मी अब बता दें कि दस्ताने, मास्क और पहनकर ही घटना स्थल पर प्रवेश कर सकेंगे और इसके साथ ही व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने के बाद ही घटना स्थल को अब सील किया जाएगा और बता दें कि 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध गंभीर माने जाएंगे। थाना प्रभारी फॉरेंसिक टीम को बुलाएंगे
इसके साथ ही मोबाइल व लैपटॉप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैविक साक्ष्यों को बता दें कि प्लास्टिक के बैग में रखें। घटनास्थल की जांच के बाद ही सभी साक्ष्यों को सूची तैयार करें। इसके साथ ही डीजीपी ने गंभीर अपराधों की जांच के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया है। इसके अनुसार थाना प्रभारी अपराध स्थल को सुनिश्चित करेंगे, साथ ही फॉरेंसिक टीम को बुलाएंगे और इसके साथ ही प्रारंभिक जांच करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि डीएसपी, एसपी और एसएसपी को भी एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं कैमरा पर्सन हर्षिता के साथ वर्षा शर्मा। अयोध्या में दीप महोत्सव और परिक्रमा मेले की तैयारी के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई है। कमिश्नर राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दीप महोत्सव को विशेष स्तरीय और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में आयोजकों और संबंधित अधिकारियों ने सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, सजावट और बता दें कि तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने सभी आवश्यक तैयारियों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। परिक्रमा मेला और दीप महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन पर भी जोर दिया गया। और इसके साथ ही अयोध्या से ये खबर है, जहां अयोध्या में दीप महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की जा रही है। सजावट को लेकर भी तैयारी की जा रही हैं और इसके साथ ही बता दें कि अयोध्या में दीप महोत्सव की तैयारी खूब जोरों से चलती हुई नजर आ रही है, जहां समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में नीट की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय छात्र दीपक गुप्ता की हत्या का मामला सामने आया। मंगलवार तड़के करीब 2:30 बजे 3 गाड़ियों से आए पशु तस्करों ने गांव में मवेशियों को खुंटे से खोलने का प्रयास किया। इस दौरान गांव वालों ने शोर मचाया, जबकि मृतक भी पीछे पीछे दौड़ते हुए शोर मचाने लगा। तस्करों ने उसे पकड़कर बता दें कि जबरन बैठाया और लगभग 1 घंटे तक घुमाने के बाद उसके मुंह में गोली मार दी। शव को घर से करीब 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। 4 थानों की फोर्स और पीएसी मौके पर पहुंची। अधिकारी पीड़ित परिवार से संवाद कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौके पर बता दें कि जिला अधिकारी, एसएसपी और डीआईजी भी पहुंचे और जाम अभी भी कई इलाकों में जारी है और पुलिस घटना की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता सचिन यादव का। सचिन, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेके? आपको तो बता दूं, गोरखपुर मुख्यमंत्री की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दो तस्करों द्वारा एक नीट की छात्र को मुंह में गोली मारी गई है, जिसको आपको कहीं न कहीं दो तस्करी को लेकर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। सचिन, पूरे मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, और पूरे मामले को लेकर अभी तक परिजनों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? कहीं कहीं तनावपूर्ण माहौल है, कहीं कहीं रोड की जनता रोड उतर गए, पुलिस सामने है, कहीं कहीं पुलिस से भी टकराव करते हुए आम जनता को देखा जा रहा, वही न्याय की मांग करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की कहीं न कहीं मांग उठाई जा रही है। ठीक है सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से बता दें कि पेटी हरियाणा मार्ग अवैध शराब और एक कार बरामद हुई है। आरोपी बता दें कि प्रेस स्टिकर लगाकर खुद को पत्रकार बताता था और पुलिस को गुमराह कर तस्करी किया करता था। फिलहाल पूछताछ जारी है और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है। गाजियाबाद से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है और इसके साथ ही बता दें कि गाड़ी पे प्रेस का नोटिस लगाकर और इसके साथ ही अपने आप को पत्रकार बताकर अवैध तरीके से तस्करी किया करता था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में छानबीन करते हुए ये गिरफ्तारी की और इसके साथ ही अन्य सदस्यों की भी जांच पड़ताल की जा रही है, उनकी तलाशी की जा रही है। हरियाणा से शराब की तस्करी की जाती थी। बॉर्डर चेकिंग अभियान के तहत एक शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।
मंडोला चौकी क्षेत्र में मंडोला बैरियर है जो बागपत बॉर्डर पर लगती है, वहां पर ये अपनी मारुति रिट्ज कार में करीब 43 पेटी शराब जो कि अवैध देसी शराब है हरियाणा मार्का, उसके साथ इसे बरामद किया गया है और इस पर थाना टोनिका सिटी में धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसका नाम गौरव पुत्र सोपाल निवासी जिला बागपत है। सर, ये कितने का माल बरामद हुआ और कब से कार्य था? इस पर पूर्व में भी जैसा कि एक जिला बागपत में अभियोग पंजीकृत है, तो पूर्व में भी इसने ऐसे कार्यों को किया है। ये मुख्यतः खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए तौलिए और चौक के सामने से एक दुकान में बिना अनुमति पशु कटान करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 2 कुंटल भैंस का मांस और 1 जिंदा कटरा और अवैध चाकू, कुल्हाड़ी, स्टील रॉड, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और रस्सी बरामद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज 3 मामलों का खुलासा किया जा रहा है। एक है 165/25, दूसरा 168/25। ये दोनों थाना मिर्जापुर थाना क्षेत्र के घटनाएं हैं, जिसमें कि 165/25 जो है वो एक निरंकारी सत्संग भवन है बादशाही बाग में। वहाँ पर एक बैटरा, इन्वर्टर, जनरेटर का डायनामो और सिलेंडर ये सब जो चोरी कर लिया था कुछ अभियुक्तों द्वारा। और इसके बाद 8 तारीख को एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें कि अलीपुर भागूवाला के जंगल में एक लेमन ग्रास टी का जो प्लांट जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था, वहाँ पर एक शब्बीर नाम का जो चौकीदार है वहाँ पर उस पर चौकीदारी करता था, तो उससे 4 बैटरे, एक 16 लाइट इन्वर्टर और टुल्लू पंप ये चोरी करके वहाँ से फरार हो गए थे। खबर सोनभद्र से है, जहां एक महिला की अचानक मौत हो गई। परिजन जब शव को सीएससी अस्पताल ले जाने के लिए पहुंचे तो कोई वाहन उपलब्ध नहीं था। मजबूर परिजन शव को पैदल ही बतादी की लेकर पहुंचे और यह घटना दूधी सीएचसी की दुर्व्यवस्था को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी है। सोनभद्र से एक खबर है, जहां बतादी की सीएचसी की व्यवस्थाओं को लेकर अब काफी ज्यादा सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक शव को वाहन नहीं उपलब्ध करवाया गया, जिसके बाद अब लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। खबर अमेठी से है, जहां ज्वाइस पे स्थित नैना रिजॉर्ट की 3री मंजिल पर आग लग गई। आग बतादे की स्टोर रूम में लगी थी, जिसे फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू में किया। कर्मचारियों ने खुद आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर गौरीगंज और जगदीशपुर की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण पाया। बंधक ने बताया कि 3री मंजिल पर स्थित स्टोर रूम में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और यह घटना बतादे की भादरपुर स्थित रायबरेली सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर हुई है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।